हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की जलवायु अर्थात क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। सबसे पहले देखेंगे जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी भी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत होती है। आप इसे याद रखेंगे, जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी भी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं। जैसे दीर्घकालिक एक छोटे समय की बात नहीं होती, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय की। तो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत होती है, जिसमें हमारे तापमान, दाब, पवने और वर्षा जैसे तत्व शामिल होते हैं। जो वायुमंडलीय दशाओं की बात करें तो इसमें और कौन-कौन सी चीजें शामिल होती है? तापमान, दाब, पवने और वर्षा जैसे तत्व शामिल होते हैं। तो एक ओवरऑल देखें जलवायु की परिभाषा क्या है? तो जलवायु किसी भी स्थान के दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत होती है, जिसमें हमारे तापमान, दाब, पवने और वर्षा जैसे तत्व शामिल होते हैं। भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। और इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में हमारे पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार उत्क्रमण मतलब बदलना होता है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे इस प्रकार की जलवायु है, कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। तो इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में पवनों की दिशा में ऋतुओं के अनुसार उत्क्रमण होता है। और अधिकतम वर्षा क्या ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। अधिकतम वर्षा किस समय प्राप्त होती है? ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के हैं। पहला कारक आता है हमारा कौन सा? स्थिति और उच्चावच से संबंधित कारक। कौन से स्थिति और उच्चावच से संबंधित कारक? तो ये हमारे कौन से होते हैं? भौगोलिक कारक होते हैं, जो जलवायु को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। दूसरे कारक आते हैं हमारे कौन से? वायुमंडलीय दाब और पवनों से संबंधित कारक। कौन से? वायुमंडलीय दाब और पवनों से संबंधित कारक। तो हमारे वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए कारक है। ये हमारे कौन से? वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हुए कारक है। तो दोनों कारकों के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो आइए इन कारकों और ऋतुओं को विस्तार से देखते हैं। पहले हम देखेंगे स्थिति और उच्चावच से संबंधित कारक। कौन से? स्थिति और उच्चावच से संबंधित कारकों की बात करें तो ये कारक क्या? किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति, उसकी स्थलाकृति से जुड़े हुए होते हैं। तो स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक क्या होते हैं? किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति और उसकी जो स्थलाकृति है उससे जुड़े होते हैं और सीधे तौर पर वहां की जलवायु को निर्धारित करते हैं कि वहां की जलवायु कैसी होगी। जिसमें पहला कारक आता है हमारा कौन सा? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना? 30 डिग्री है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, जिसका लगभग कितना है? 30 डिग्री है। तो इस बड़े अक्षांशीय विस्तार के कारण क्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधित विविधता पाई जाती है। मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनका विस्तार बहुत बड़ा है। 30 डिग्री तक इसका विस्तार है। कर्क रेखा के प्रभाव की बात करें तो कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, जो देश को दो प्रमुख जलवायु खंडों में बांट देती है। और कौन कौन से जलवायु खंड है जिनको कर्क रेखा हमारे दो भागों में बांट देती है? तो उत्तर वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? तो दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा? हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो कर्क रेखा के दक्षिण का भाग भूमध्य रेखा के निकट होने की वजह से क्या है, यहाँ वर्ष भर हमारे उच्च तापमान होता है, कम मौसमी भिन्नता पाई जाती है। मौसमी भिन्नता कैसी होती है? कम होती है। तापमान भी कैसा था? उच्च होता है। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए वहां पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाएगा। फिर कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जहां हमारे तापमान में मौसम भिन्नता अधिक होती है। जहाँ तापमान में क्या मौसम भिन्नता अधिक होती है और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। क्या होता है? शीत ऋतु में जाके ठंड पड़ती है। दूसरा हम देखेंगे जल और स्थल का विवरण। क्या हमने तो अक्षांश विस्तार तो देख लिया, अब जल और स्थल के विवरण की बात करें तो भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप भाग के क्या भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीप भाग है इसके तीनों ओर पानी है, तीनों ओर जल है। पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हमारे हिंद महासागर है। तो भौगोलिक स्थिति है हमारे भारत की। फिर विविधि तापन की बात करें तो जल और स्थल में विविधि तापन होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है। अब आप सोचेंगे विभेदी तापन क्या है? विभेदी तापन का मतलब है कि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जो भूमि होती है ये जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जबकि हमारा जल क्या होता है? धीरे-धीरे गर्म होता है, धीरे-धीरे ठंडा होता है। इस विविधि तापन के कारण क्या विभिन्न ऋतुओं में जल और स्थल के बीच में क्या होता है? जल और स्थल के बीच में दाब प्रवणता मतलब प्रेशर ग्रेडियंट का निर्माण होता है। आप इसे याद रखेंगे। जैसे ये हमारी कोई भूमि है,
और भूमि के चारों तरफ क्या है? कोई जल राशि है। जल राशि का मतलब ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारे आराम-आराम से गर्म होता है और आराम-आराम से ठंडा होता है। जबकि बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में ये जल्दी गर्म हो जाएगा और ये जल्द आराम से गर्म होगा। तो हवाएँ यहाँ से यहाँ चलेगी और सर्दियों में क्या है? ऐसे चलेगी। तो हमारे क्या है? इससे क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडिएंट कहते हैं कि हमारे जो ये हमने विभेदी तापन देखा, तो विभेदी तापन की वजह से हमारे क्या होता है? जल और स्थल दोनों के बीच में क्या दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। फिर पवनों की दिशा में परिवर्तन की बात करें, तो इस दाब प्रवणता के कारण ऋतु के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार दाब पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। क्या होता है? दाब पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानसून कहते हैं। और यही परिवर्तन भारत में वर्षा की प्राप्ति का मुख्य कारण बनता है। जो दाब परिवर्तन है, इसी वजह से हमारे क्या भारत के अंदर वर्षा होती है। फिर समुद्र तट से दूरी की बात करें, समुद्र तट से दूरी की बात करें, तो इसमें आता है हमारा कौन-सा महाद्वीपीय प्रभाव। तो समुद्र तट से बढ़ती दूरी के साथ जैसे-जैसे हमारा क्या क्षेत्र की दूरी समुद्र तट से दूर होती जाती है, वैसे हमारी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और जलवायु कैसी होती है? विषम जलवायु परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं कि जितना तट समुद्र तट के पास होगा, तो वर्षा भी वहाँ जितनी ज़्यादा होगी और तटों से जितना दूर होगा, तो वहाँ पे हमारी वर्षा भी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। और जलवायु भी कैसी? विषम जलवायु परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है अंदरूनी इलाकों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तो ये हमारे अंदरूनी इलाके हैं। यहाँ पे गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वितरण की बात करें तो इस प्रकार की विषम जलवायु आंतरिक भारत में पाई जाती है। खासकर हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर समकारी प्रभाव या मॉडरेटिंग इफेक्ट की बात करें, किसकी? समकारी प्रभाव या फिर मॉडरेटिंग इफेक्ट की बात करें, तो दक्षिणी भारत के पास समुद्र तट होने के कारण कि दक्षिण भारत के पास क्या समुद्र तट है, इस वजह से क्या है यहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है, इक्वेबल क्लाइमेट पाया जाता है। समुद्र की विशाल जलराशि तापमान को नियंत्रित कर देती है, जिससे यहाँ न तो ज्यादा सर्दी पड़ती है न ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसे समकारी जलवायु कहते हैं। फिर बात करेंगे हम समुद्र तल से ऊंचाई का जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई के प्रभाव की बात करें तो ऊंचाई के साथ किसी भी स्थान की जलवायु परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती है। क्या है? ऊंचाई के साथ क्या है? किसी भी स्थान की जलवायु परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती है। तापमान कमी की बात करें तो सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इससे क्या तापमान कम होने लगता है और ये लगभग 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री 1000 मीटर पे कम हो जाता है। मतलब 1000 मीटर ऊंचाई पे जाते हो तो तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें जैसे हमारा आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे यदि कोई भी जगह एक ही अक्षांश पे है तो वहां पे समान गर्मी या समान सर्दी पड़नी चाहिए। जैसे हमारा आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे है, लेकिन आगरा का तापमान दार्जिलिंग से ज्यादा है। आगरा का तापमान क्या है? दार्जिलिंग से ज्यादा है। और ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग की ऊंचाई आगरा से ज्यादा है, जिससे वहां क्या वहां का तापमान ठंडा रहता है। दार्जिलिंग का तापमान ठंडा रहता है और आगरा का तापमान गर्म रहता है। तो उच्चावच की बात करें, ये तो हमने क्या ऊंचाई की बात कर ली, अब उच्चावच की बात करेंगे जिसे रिलीफ या टोपोग्राफी कहते हैं। तो व्यापक प्रभाव की बात करें तो भारत की उच्चावच परिस्थितियां जैसे कहीं पे पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, इसी बात को हम उच्चावच परिस्थितियां कहते हैं। तो इनकी वजह से क्या तापमान, दाब और पवनों की दिशा और गति और वर्षा की मात्रा को सीधे सीधे प्रभावित करती है। ये सब चीजें जैसे पर्वत, पठार, मैदान ये सब क्या तापमान, दाब, पवनों की दिशा, गति और वर्षा की मात्रा इन सबको सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। पर्वतों के प्रभाव की बात करें तो उच्चावच में मुख्य रूप से पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्या उच्चावच में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? पर्वत। पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत आता है हमारा कौन सा? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की बात करें तो शीत पवनों का अवरोध करता है। ये क्या पर्वत क्या करता है? उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को अवरुद्ध कर देता है। जो हमारे साइबेरिया से ठंडी पवनें आती है उन पवनों को अवरुद्ध कर देता है और भारत में आने से रोक देता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ पाती है। जबकि उसी अक्षांश पे स्थित जो अन्य देश है, उन वहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है। उसी समय सर्दियों में क्या बहुत ज़्यादा ठंड हमारे उसी अक्षांश पे जो दूसरे देश है, वहाँ तो लंबी ठंड पड़ती है, जबकि हमारे यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, वो हमारे साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक लेते हैं। फिर मानसून पवनों को बाध्य करना, तो ये मानसून पवनों को भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। क्यों? क्योंकि ये पवनें हिमालय से टकराकर ऊपर उठती है और ऊपर उठ के क्या भारी वर्षा करती है। तो हिमालय पर्वत के बारे में हमने देख लिया। फिर बात करें अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत की बात करें तो इसकी स्थिति कैसी है? इसकी समानांतर स्थिति है।
तो अरावली पर्वत अरब सागर की मानसून शाखा के समानांतर है। किसके? अरब सागर से जो हमारी मानसून शाखा आती है उसके समानांतर स्थित है अरावली पर्वत। बात करें वृष्टि छाया क्षेत्र की, अतः इस पर्वत के कारण पश्चिमी राजस्थान में शुष्क परिस्थितियों का निर्माण होता है। जो हमारे ये अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत की वजह से हमारे पश्चिमी राजस्थान में शुष्क परिस्थितियों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि मानसून पवनें इसके समानांतर बिना अवरोध के निकल जाती है। मानसून पवनें हैं जो इसके समानांतर बिना अवरोध के निकल जाती है। पूर्वी राजस्थान में वर्षा की बात करें तो अरावली के कारण पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है, लेकिन वो हमारे अरब सागर मानसून की वजह से नहीं होती। किसकी वजह से होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के कारण होती है, जो क्या करती है? अरावली के पूर्वी ढालों से टकराती है और पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा करती है। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की बात करें तो पवनाभिमुखी ढाल की बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल जो हमारे पवनाभिमुखी की ढाल है, तो वहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। जैसे हमारा कोंकण तट पे बहुत अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। दूसरा होता है पवनविमुखी ढाल, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल जो पवनविमुखी क्षेत्र है, तो यहाँ पे कम वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ की वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा कैसी होती है? कम वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट के पीछे प्रायद्वीपीय भारत में क्या पश्चिमी घाट के पीछे प्रायद्वीपीय भारत में एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, वहाँ पे क्या वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, तो वहाँ पे वर्षा कम होती है। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब और पवनों से संबंधित कौन-कौन से कारक है। क्या वायुमंडलीय दाब और पवनों से संबंधित कारकों की बात करें, तो ये कारक क्या वायुमंडल में होने वाले दाब और पवनों के परिसंचरण से जुड़े हुए हैं। ये कारक क्या हमारे वायुमंडल में होने वाले जो दाब और पवनों के परिसंचरण से जुड़े हुए हैं, जो भारत की जो मानसूनी जलवायु है उसके लिए जिम्मेदार है। भारत की जो मानसूनी जलवायु के लिए ये जिम्मेदार है। बात करें इसमें पहला आता है हमारा कौन सा? वायुमंडलीय दाब और धरातलीय पवनें। कौन सी? वायुमंडलीय दाब और धरातलीय पवनों की बात करें तो दाब परिस्थितियों का निर्माण इसमें पहला पॉइंट आता है क्या? दाब परिस्थितियों का निर्माण। तो ग्रीष्म और शीत ऋतु में क्या हमारी ग्रीष्म और शीत ऋतु में भारत में अलग-अलग तरह की विभिन्न प्रकार की दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो ग्रीष्म और शीत ऋतु में क्या होता है? भारत में विभिन्न दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। ग्रीष्म में तो निम्न दाब और शीत में कैसा होता है? हमारे उच्च दाब का निर्माण होता है। आप इसे याद रखेंगे। गर्मियों में तो निम्न दाब होता है और शीत ऋतु में उच्च दाब होता है। तो इस तरह हमने देखा कि अलग-अलग दाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। पवनों की दिशा की बात करें तो ये हमारी दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। तो इन दाब परिस्थितियों के कारण धरातलीय पवनों की दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो ये परिस्थितियां क्या करती है? धरातलीय पवनों की दिशा निर्धारित करती है। मानसूनी पवनों की बात करें तो ये मानसूनी पवनें हैं। क्या? ये मानसूनी पवनें जिनकी दिशा हमारे ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण-पश्चिम से होती है। क्या? दक्षिण-पश्चिम होती है, मतलब इधर से इधर होती है। ग्रीष्म ऋतु तो इस तरह होती है और शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में कैसे होती है? ऐसे होती है। उत्तर-पूर्व होती है, आप इसे याद रखेंगे। दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व इस तरह होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वर्षा लेके आती है। ग्रीष्म ऋतु में तो हमारे क्या ये जो पवनें होती है मानसून पवनें ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है और क्या करती है? वर्षा करती है। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में इनकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व होती है और इस स्थल से समुद्र की ओर चलती है और लेकिन ये शुष्क होती है। ये शुष्क क्यों होती है? क्योंकि स्थल पे पानी तो होता नहीं है, तो स्थल पे पानी नहीं होता तो ये हमारी पवनें क्या वर्षा नहीं करती है। इसी वजह से पवनें कैसी होती है? शुष्क होती है। अब हम देखेंगे ऊपरी वायु परिसंचरण, अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें। किसकी? अपर एयर सर्कुलेशन की बात करें, जिसमें आता है हमारा कौन-सा? जेट स्ट्रीम का प्रभाव। जेट स्ट्रीम की बात करें, जेट स्ट्रीम क्या होती है? हमारे धरातल से लगभग कुछ ऊँचाई पे 12 से 15 किलोमीटर की ऊँचाई पे जो ठंडी हवाएँ चलती है, उन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत की जलवायु को 2 प्रमुख जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है। कितनी? 2 प्रमुख जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है और वो कौन-कौन सी जेट स्ट्रीम है? एक तो हमारी कौन-सी होती है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। कौन-सी? एक तो हमारी कौन-सी होती है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, एक होती है हमारी कौन-सी? पूर्वा जेट स्ट्रीम। तो 2 जेट स्ट्रीम है, एक तुम्हारी कौन-सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो पहली आती है हमारी कौन-सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये शीत ऋतु में क्या करती है? भारत के उत्तरी मैदानों के ऊपर से गुजरती है। कहाँ? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों से होकर गुजरती है और पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाने में मदद करती है। क्या करती है? पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसको भारत में लाने में मदद करती है, जिस वजह से क्या भारत में वर्षा होती है। कब? शीत ऋतु में। और ऐसी वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। दूसरी जेट स्ट्रीम आती है कौन सी? पूर्वा जेट स्ट्रीम। तो ये ग्रीष्म ऋतु में ये क्या हमारे ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहती है। ये हमारे क्या ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहती है और दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत की ओर खींचने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
किसको? दक्षिणी-पश्चिमी मानसून को भारत की ओर खींचने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 2 जेट स्ट्रीम के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे चक्रवात के बारे में। तो चक्रवात की बात करें तो भारत की जलवायु को 2 प्रमुख प्रकार के चक्रवात प्रभावित करते हैं। कौन-कौन से चक्रवात आते हैं? पहला चक्रवात आता है हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन-सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरा हमारा कौन-सा था? पश्चिमी विक्षोभ। पहला चक्रवात हमारा कौन-सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात कहाँ से? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं और भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और तूफान लेके आते हैं। ये क्या करते हैं? भारत के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और तूफान लेके आते हैं, खासकर हमारे मानसून के दौरान और उसके बाद। क्या? खासकर कब लेके आते हैं? हमारे तूफान और वर्षा मानसून के दौरान लेके आते हैं या फिर उसके बाद जब मानसून निवर्तन होता है, जब मानसून लौट रहा होता है, उस समय हमारे तूफान लेके आते हैं। कौन-सा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरा होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवाती गतिविधियां होती है। ये क्या होती है? हमारी भूमध्य सागरीय चक्रवाती गतिविधियां होती है जो शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, कहाँ? भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा लेके आती है और हमारे पहाड़ों में बर्फबारी करती है। तो उत्तरी पश्चिम भागों में तो हमारी वर्षा करती है और पहाड़ों में क्या करती है? बर्फबारी लेके आती है और ये हमारे जेट स्ट्रीम के द्वारा लाई जाती है। लेकिन कब? ये हमारे शीत ऋतु में लाई जाती है। आप इसे याद रखेंगे। ये तो हमने चक्रवात के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे भारत की जलवायु किसके अनुसार? ऋतुओं के अनुसार भारत की जलवायु देखें। तो भारतीय जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, इसके द्वारा भारत की वार्षिक जलवायु परिस्थितियों के अनुसार भारत के एक वर्ष में 4 प्रमुख ऋतुओं को बाँटा जाता है। भारत में क्या है? हमारे एक वर्ष में 4 प्रमुख ऋतुओं में बाँटा जाता है जलवायु को। बात करें कौन-कौन सी जलवायु है? एक तो हमारी कौन-सी होती है? शीत ऋतु। कौन-सी ऋतु? शीत ऋतु। ये हमारी दिसंबर से फरवरी होती है। दूसरी होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च से मई होती है। तीसरी ऋतु आती है हमारी कौन-सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ये जून से सितंबर तक होता है, बात करें। और चौथी होती है हमारी कौन-सी? मानसून निवर्तन की ऋतु, मतलब अक्टूबर से नवंबर। तो चारों ऋतु के बारे में हमने देख लिया। अब देखेंगे इन ऋतुओं के बारे में एक-एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहली ऋतु आती है हमारी कौन-सी? शीत ऋतु। पहली ऋतु कौन-सी आती है? शीत ऋतु जिसे विंटर सीज़न भी कहते हैं। तो दिसंबर से फरवरी तक हमारी ये शीत ऋतु चलती है। शुरुआत की बात करें तो शीत ऋतु का निर्माण हमारे नवंबर में ही होने शुरू कर देता है। मतलब नवंबर में शुरू हो जाता है हमारे शीत ऋतु का निर्माण। सबसे ठंडे महीने की बात करें तो भारत के उत्तरी भाग में सबसे ठंडे महीने हमारे दिसंबर और जनवरी होते हैं। सामान्य दशाओं की बात करें तो शीत ऋतु के दौरान कम तापमान होता है, उच्च दाब होता है। शुष्क उत्तर पूर्व की पवनें होती है और स्वच्छ आकाश होता है। क्या? शुष्क उत्तर पूर्व पवनें होती है और हमारे स्वच्छ आकाश होता है। तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो हमारे द्रास घाटी क्षेत्र है। कहाँ? द्रास घाटी क्षेत्र जो हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। द्रास घाटी क्षेत्र तो वहाँ सबसे कम तापमान पाया जाता है। तो इसमें हमारे शीत ऋतु के दौरान सबसे कम तापमान पाया जाता है, जो कभी-कभी कितना पहुँच जाता है? -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। आप इसे याद रखेंगे न्यूनतम तापमान। अब हम देखेंगे शीत ऋतु के तापमान के बारे में। शीत ऋतु के तापमान के बारे में बात करें तो समताप रेखा क्या होती है? ये तो आपको पता ही होगा। समताप रेखा मतलब जो ऐसे स्थान जहाँ सेम टाप टेम्परेचर पाया जाता है एक समय में, उनको मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो शीत ऋतु के दौरान 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा क्या है? कर्क रेखा के लगभग समानांतर चलती है। कौन-सी? 20 डिग्री की समताप रेखा हमारे कहाँ? कर्क रेखा के समानांतर चलती है। जो ये हमारी ये वाली रेखा है, ये 20 डिग्री की समताप रेखा है। आप इसे याद रखेंगे, जो भारत को 2 भागों में बाँटती है। अब समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। ये तो आपको बता ही दिया था। समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा भारत को 2 भागों में बाँटती है और कर्क रेखा के समानांतर चलती है। अतः देखें तो भारत के उत्तरी भाग में तापमान 20 डिग्री से कम और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तापमान 20 डिग्री से ज़्यादा पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में तापमान अत्यधिक कम होता है और वहाँ पे बर्फबारी भी पड़ती है। चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे 20 डिग्री की समताप रेखा है। फिर इसके बाद यहाँ आती है हमारी कौन-सी? 15 डिग्री की समताप रेखा। फिर यहाँ पे आती है हमारी 10 डिग्री समताप रेखा। तो आप इसे देख सकते हैं। 10 डिग्री समताप रेखा यहाँ पे इस तरह चलती है। और नीचे देखें तो 20 डिग्री से नीचे समताप रेखा है, तो ये हमारी कौन-सी है? ये हमारी 25 डिग्री समताप रेखा है, आप इसे याद रखेंगे। और 25 डिग्री से नीचे हमारे कहाँ है? यहाँ पाया जाता है। तो हम सर्दियों के अंदर या जनवरी के महीने के अंदर जो तापमान है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो शीत ऋतु के तापमान के बारे में हमने देख लिया। अब बात करेंगे उत्तर भारत में अधिक ठंडे होने के कारण, मतलब उत्तर भारत इतना ठंडा क्यों होता है? पहला प्रभाव आता है महाद्वीपीय प्रभाव।
उत्तरी भारत में क्या महाद्वीपीय प्रभाव की वजह से। क्यों? क्योंकि उत्तरी भारत में क्या है महाद्वीपीय प्रभाव है, मतलब समुद्रों से या सागर से दूरी है। इस कारण क्या विषम जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, जिसमें क्या होता है रातें ठंडी होती है, दिन अपेक्षाकृत क्या होते हैं गर्म होते हैं। फिर बर्फबारी और शीतलहरों की बात करें, किसकी? बर्फबारी और शीतलहरों की बात करें, तो शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में क्या शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले बर्फबारी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में शीत लहरें चलना शुरू हो जाती है, कोल्ड वेव चलना शुरू हो जाते हैं, जो क्या तापमान को और भी ज्यादा गिरा देते हैं। तापमान तो वैसे कम ही होता है, लेकिन ये हमारी शीत लहरें या कोल्ड वेव्स क्या करती है तापमान को और भी ज्यादा गिरा देती है। बात करें दक्षिण भारत में अधिक तापमान होने का क्या कारण है? क्या दक्षिण भारत में अधिक तापमान होने का क्या कारण है? तो महासागर का समकारी प्रभाव। महासागर का समकारी प्रभाव की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में महासागरों का समकारी प्रभाव होता है, जिससे तापमान का उतार चढ़ाव कम ही होता है, लगभग न के बराबर होता है। नॉर्मली हमारी सर्दी और गर्मी दोनों का तापमान लगभग सेम रहता है, किस वजह से? महासागरों के समकारी प्रभाव की वजह से। बात करें मैंने विषुवत रेखा के अधिक समीप होना, तो दक्षिणी भारत विषुवत रेखा के ज्यादा समीप है, जिससे क्या है इससे वर्ष भर सूर्य का प्रकाश अधिक तीव्रता से मिलता रहता है। इसीलिए वहां ना तो ज्यादा सर्दियां पड़ती है, ना ही ज्यादा गर्मियां पड़ती है दक्षिणी भारत में। अब देखेंगे हम शीत ऋतु के दौरान दाब की परिस्थिति के बारे में। किसके बारे में? शीत ऋतु में दाब की बात करें तो यहाँ उच्च दाब पाया जाता है। तो शीत ऋतु के दौरान कम तापमान के कारण उच्च दाब की परिस्थितियां पाई जाती है। किस वजह से? कम तापमान की वजह से क्या उच्च दाब की परिस्थितियां पाई जाती है। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च दाब परिस्थितियां अधिक प्रबल होती है। कहाँ? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हमारे क्या उच्च दाब परिस्थितियां प्रबल होती है, आप इसे याद रखेंगे। दाब के मान की बात करें तो भारत में लगभग 1019 से 1013 मिलीबार के बीच में दाब पाया जाता है। कितना? 1019 से 1013 मिलीबार के आसपास दाब पाया जाता है। चित्र में भी आप दाब को देख सकते हैं कि जैसे ये हमारी ये वाली लाइन है, ये हमारी क्या है 1018 मिलीबार की लाइन है। हमारी जो उत्तरी भारत में 1018 मिलीबार की लाइन है। चित्र में आपको थोड़ा सा बता देते हैं दाब की लाइनों के बारे में। ये हमारे 1018 मिलीबार की लाइन है, ठीक है। ये भी हमारे 1018 मिलीबार की लाइन है। ये वाली लाइन कितनी है? ये 1016 की मिलीबार की लाइन है, ये 1017 मिलीबार की लाइन है, ये हमारे 1015 मिलीबार की लाइन है। कितनी? 1015 मिलीबार की लाइन है, ये हमारे 1014 की मिलीबार की लाइन है, ये 1013 मिलीबार की लाइन है, और ये हमारी क्या है? 1019 मिलीबार की लाइन है। तो 1000 इस तरह से देख सकते हैं कि 1019 हाईएस्ट है और 1013 मिनिमम है। तो ये आप चित्र को बना सकते हैं अपने हिसाब से, तो आप समझ जाएंगे इसको। तो शीत ऋतु के दौरान दाब की बात करें तो भारत में लगभग 1019 से 1013 मिलीबार के आसपास दाब पाया जाता है। तो हमारे पंजाब वाला जो एरिया है, राजस्थान का उत्तर वाला पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे 1019 मिलीबार का दाब पाया जाता है। तो उसी प्रकार जो हमारे केरल वाला क्षेत्र है दक्षिण भारत का, तो वहां पे हमारे 1013 मिलीबार का दाब पाया जाता है। अब शीत ऋतु के दौरान कौन सी पवनें चलती है उसकी बात करें, शीत ऋतु के दौरान पवनों की बात करें तो उत्तर पूर्वी पवनें चलती है। तो शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी पवनें चलती है। कैसी? उत्तर पूर्वी पवनें चलती है, और ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती है। कैसे? स्थल से जल की ओर चलती है, मतलब इस तरह से चल रही है। चित्र में भी आपको यही देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी पवनें चलती है। और ये पवनें हमारे क्या है? जो स्थल से जल की ओर चलती है, इसी वजह से कैसी होती है? शुष्क होती है। और सामान्यतः ये पवनें क्या है? वर्षा नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनमें जल की मात्रा नहीं पाई जाती। अब शीत ऋतु के दौरान वर्षा की बात करें, शीत ऋतु के दौरान वर्षा की बात करें तो सामान्यतः शुष्क होती है। शीत ऋतु कैसी होती है? सामान्यतः शुष्क होती है। तो शीत ऋतु के दौरान सामान्यतः वर्षा प्राप्त नहीं होती, परंतु कुछ क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप वर्षा प्राप्त होती है। बात करें कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे शीत ऋतु के दौरान वर्षा प्राप्त होती है। चित्र में भी आप दो ये सारे क्षेत्र देख सकते हो जहाँ शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु में एक तो हमारा ये वाला क्षेत्र है जहाँ 2.5 से 12.5 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। ये वाला क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, जहाँ 2.5 से 12.5 तक वर्षा प्राप्त होती है। और एक ये वाला क्षेत्र है 12.5 से ज्यादा हमारे क्या तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा प्राप्त होती है। तो क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिम भारत में क्या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त होती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मावट कहते हैं। और ये वर्षा क्या करती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ये वर्षा क्या करती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में। किन-किन क्षेत्रों में? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में प्राप्त होती है। क्या राजस्थान के कुछ कुछ भागों में प्राप्त होती है, और ये वर्षा हमारे रबी की फसल जैसे हमारे गेहूं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं।
इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, जो हमारी मावट होती है। अरुणाचल प्रदेश में वर्षा की बात करें तो इस ऋतु के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ वर्षा प्राप्त होती है। इस ऋतु के दौरान ही क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ वर्षा प्राप्त होती है। कोरोमंडल तट पे वर्षा की बात करें तो उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों की एक शाखा, किसकी, उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों की एक शाखा बंगाल की खाड़ी से गुजरते समय जलवाष्प प्राप्त करके कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। क्या करती है, जलवाष्प को प्राप्त करके कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। बात करें वितरण की, तो ये वर्षा मुख्य रूप से हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के दक्षिण पूर्वी भागों में प्राप्त होती है। आप इसे देख सकते हैं। तो ये हमने वर्षा के बारे में देख लिया शीत ऋतु के दौरान। इसके बाद दूसरी ऋतु आती है हमारे कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें जो मार्च से मई के बीच में होती है। अवधि की बात करें तो ये ऋतु मार्च से मई के बीच में पाई जाती है। कारण की बात करें तो इस ऋतु का निर्माण हमारे दाब पेटियों के उत्तर की ओर विस्थापित होने की वजह से होता है। इस ऋतु का निर्माण किस वजह से होता है, क्योंकि दाब पेटियां क्या उत्तर की ओर विस्थापित होने लगती है। मुख्य रूप से हमारे कौन सी, आईटीसीजेड के उत्तर की ओर गति करने की वजह से हमारे क्या, ग्रीष्म ऋतु का निर्माण होता है। आईटीसीजेड का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये हमारे क्या उत्तर की तरफ गति करने लगता है। इसी वजह से हमारे क्या, ग्रीष्म ऋतु का निर्माण होता है। बात करें इसकी दशाओं की तो कौन सी दशाएं पाई जाती हैं, तो इस ऋतु के दौरान उच्च तापमान, निम्न दाब, दक्षिणी पश्चिमी पवने और मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त होती है। क्या, मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त होगी ग्रीष्म ऋतु में। बात करें ग्रीष्म ऋतु के दौरान कौन कौन सा तापमान पाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान तापमान की बात करें तो उच्च तापमान पाया जाता है। तो इस ऋतु में भारत में लगभग 30 डिग्री तापमान पाया जाता है। उत्तरी भारत में अधिक पाया जाता है, तो उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है। और इसका प्रमुख कारण क्या है, उत्तर भारत में महाद्वीपीय प्रभाव का होना, मतलब समुद्रों से दूर होने की वजह से उत्तरी भारत में ज्यादा तापमान पाया जाता है। चित्र में भी आप तापमान देख सकते हो कि हमारे 32 डिग्री समताप रेखा है, ये हमारी क्या, 30 डिग्री समताप रेखा है, ये 28 डिग्री समताप रेखा है और ये 30 डिग्री समताप रेखा है। तो हम टेम्परेचर देख लिया गर्मियों का, समर सीजन के अंदर हमने टेम्परेचर देख लिया। अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु के दौरान दाब के बारे में। क्या, ग्रीष्म ऋतु के दौरान दाब की बात करें तो निम्न दाब पाया जाता है। तो इस ऋतु में निम्न दाब की परिस्थितियों का निर्माण होता है जो उत्तर पश्चिम भारत में प्रबल होती है। ये दाब की परिस्थितियों का निर्माण हमारे कहा उत्तर भारत में ज्यादा होता है। बात करें उत्तर पश्चिम भारत में प्रबल होती है, क्यों, क्योंकि गर्मियां ज्यादा ही पड़ती है। तो यहाँ पर एक निम्न दाब का केंद्र बन जाता है जिसे हम थार का मरुस्थल का निम्न दाब का क्षेत्र कहते हैं। कहाँ पे, हमारे उत्तर पश्चिम भारत में हमारे क्या, थार का मरुस्थल पाया जाता है। इस वजह से इसे थार मरुस्थल का निम्न दाब केंद्र भी कहते हैं। तापमान की बात करें तो इस दौरान भारत में 997 से 1009 मिलीबार, क्या 997 से 1009 मिलीबार के बीच में दाब पाया जाता है। कितना, 997 से 1009 मिलीबार के बीच में दाब पाया जाता है। अब बात करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु के दौरान कौन कौन सी पवनें चलती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाले पवनों की बात करें तो आती है हमारे दक्षिणी पश्चिम पवनें। कौन सी पवनें, दक्षिण पश्चिम पवनों की बात करें तो इस ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिमी पवनें चलती है तो मानसून के आगमन का संकेत देती है। क्या देती है, मानसून के आगमन का संकेत देती है हमारी कौन सी, दक्षिण पश्चिमी पवनें। तो इसी दौरान हमारी ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलती है एक पवन जिसे लू कहते हैं। लू की बात करें तो लू क्या है, तो इस दौरान एक स्थानीय पवन पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रभावी रहती है। क्या, एक स्थानीय पवन है जो हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में प्रभावी रहती है, तो इसे हम कहते हैं लू कहते हैं। और लू कैसी होती है, लू गर्म और शुष्क पवनें होती है। क्या, लू क्या होती है, गर्म और शुष्क पवनें होती है जो हमारे मई और जून के महीनों में चलती है। बात करें प्रभाव की तो इन पवनों के प्रभाव की बात करें तो इन पवनों के कारण धूल भरी आंधियां चलती है और शाम के समय थोड़ी थोड़ी बौछार हो जाती है जो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी राहत दिलाती है। लू के प्रभाव की बात करें तो लू का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में हमारा लू का प्रभाव रहता है। तो पवनों की दिशा की बात करें ग्रीष्म ऋतु में तो ये हमारे पवनों की दिशा, आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे हमारे ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा की बात करें। किसकी, ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा की बात करें, मानसून पूर्व वर्षा होती है, प्री मानसून शावर्स होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त होती है जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नामों से जानी जाती है। तो ग्रीष्म पूर्व मानसून पूर्व वर्षा होती है, ये हमारे क्या विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे एक वर्षा होती है हमारी कौन सी, आम्र वर्षा। कौन सी वर्षा होती है, आम्र वर्षा की बात करें तो पश्चिमी तट पर होने वाली ये वर्षा आमों को पकने में बहुत ज्यादा मदद करती है, आम्र वर्षा। एक होती है हमारी चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम की बात करें तो ये कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा है जो कॉफी के फूलों के लिए फायदेमंद होती है। जो हमारे क्या, कॉफी के फूलों के लिए फायदेमंद होती है, इसलिए इसे फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं। फिर बात करें हमारे काल बैसाखी की। काल बैसाखी मतलब काल लेने वाली बैसाखी। तो पश्चिम बंगाल और असम में, क्या, पश्चिम बंगाल और असम में मानसून पूर्व वर्षा प्राप्त होती है। मानसून से आने से पहले वर्षा प्राप्त होती है और वैसाख के महीने में होती है, इसलिए इसे काल बैसाखी कहते हैं। तो वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी आर्द्रता युक्त पवने के कारण
आने वाले जो वज्र तूफान होते हैं, ऐसे तूफान जिसमें बारिश भी बहुत तेज हो, उनको काल वैसाखी कहा जाता है। और इनके विनाशकारी स्वरूप के कारण इसे वैशाख का काल कहा जाता है। और इस वज्र तूफान के कारण होने वाली वर्षा चाय, चावल और पटसन इनकी खेती में बहुत ज्यादा काम आती है। असम में देखें तो असम काल वैसाखी को स्थानीय भाषा में, असम में हमारे काल वैसाखी को स्थानीय भाषा में बारदोली चिड़ा भी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अब मानसून के दौरान हमारी जो ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो वर्षा है उसके बारे में मानचित्र में देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा, मतलब 25 से कम सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र में। 25 से कमी हमारे कहाँ, हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है वर्षा। 25 से 75 पाई जाती है हमारे मध्य भारत में। जो हमारे 25 से कम, मतलब हमारे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और वही 75 से ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, हमारे पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, थोड़ा-सा असम। और 25 से 75 पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और 75 से ज़्यादा पाई जाती है हमारी पश्चिमी घाट में। आप इसे याद रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो हमारी वर्षा प्राप्त होती है, जिसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। तो हमने देख लिया किन-किन क्षेत्रों में कैसी-कैसी वर्षा प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु। कौन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की बात करें? साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन की, जो जून से सितंबर तक चलता है। इसकी अवधि की बात करें तो ये ऋतु हमारे जून से सितंबर के बीच में पाई जाती है। किसके बीच में? जून से सितंबर के बीच में पाई जाती है। इस दौरान हमारा आईटीसीजेड की क्या स्थिति है उसकी बात करें। तो इस ऋतु के दौरान आईटीसीजेड मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भारत पे आके स्थापित हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भारत पे आके स्थापित हो जाता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, जिससे हमारी क्या दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें उत्तर की ओर मुड़ के मानसूनी पवनों में बदल जाती है। जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें हैं, ये क्या होती है, उत्तर की ओर मुड़ के मानसूनी पवनों में बदल जाती है। फिर अधिकतम वर्षा की बात करें तो इस ऋतु के दौरान भारत में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, और इसे भारत की वर्षा ऋतु भी कहते हैं। जो हमारे दक्षिणी पश्चिम मानसून ऋतु है, इसे हम भारत की वर्षा ऋतु भी कहते हैं। बात करें हमारे दक्षिणी पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान तापमान की स्थिति की। तापमान की क्या स्थिति है, तो यहाँ इस समय हमारे तापमान में कमी आनी शुरू हो जाती है। इस ऋतु के दौरान वर्षा के कारण, या इस ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा के कारण तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री तक कम हो जाता है, जिससे गर्मी में राहत मिलती है। इस वजह से क्या गर्मी में राहत होती है। सूर्य की सीधी किरणों की बात करें तो आईटीसीजेड के भारत में स्थित होने के कारण सीधी सौर विकिरण हमें प्राप्त होती है, लेकिन वर्षा के कारण तापमान में फिर भी कमी आ जाती है। हमने तापमान के बारे में देखा। तो समताप रेखाओं की बात करें तो ये सबसे ऊपर वाली जो रेखा है, ये हमारे 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा है, सबसे ऊपर वाली। फिर इसके नीचे हमारी कौन सी 25 डिग्री आती है। सबसे ऊपर वाली तो हमारी 20 डिग्री, फिर 25 डिग्री, फिर 30 डिग्री। आप तीन रेखाओं को देख रहे हैं। तो 20 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री समताप रेखा है। ये बीच में देखें हमारी ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ हमारे 20 डिग्री और उसके चारों तरफ 25 डिग्री। और ये हमारे जो आंध्र प्रदेश वाला और तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ये हमारी कितनी 30 डिग्री समताप रेखा है। आप इसे याद रखेंगे। तो ये हमारी क्या सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, लेकिन वर्षा के कारण क्या तापमान फिर भी कम हो जाता है। अब देखेंगे हम दक्षिणी पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान दाब की स्थिति। क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान क्या हमारे दाब की स्थिति क्या है, तो यहाँ निम्न दाब पाया जाता है। तो इस ऋतु के दौरान भारत में निम्न दाब की परिस्थितियां पाई जाती है। कैसी परिस्थितियां पाई जाती है, निम्न दाब की परिस्थितियां पाई जाती है। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से निम्न दाब की स्थितियां पाई जाती है। तापमान की बात करें तो भारत में लगभग 997 से लेके 1009 मिलीबार के बीच में दाब पाया जाता है। कितना? 997 से लेके 1009 मिलीबार के बीच में दाब पाया जाता है। दाब के वितरण की बात करें तो उत्तर-पश्चिम भारत में क्या, उत्तर-पश्चिम भारत में सबसे कम दाब पाया जाता है। इस वजह से उच्च तापमान के कारण। और दक्षिण भारत में दाब बढ़ जाता है। आप इसे याद रखें, उत्तर-पश्चिम भारत में दाब कम पाया जाता है और दक्षिण भारत में हमारा दाब बढ़ जाता है। दाब की परिस्थिति हमने देख ली। जो हमारी समदाब रेखा है, तो समदाब रेखा 998 से लेके, ये 998 के 997 से लेके और कितनी 1009 मिलीबार तक चलती है। ये हमारी रेखाएँ हैं जो देख सकते हैं, 1009, 1008, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1000, 999, 998, 997। तो आप इन रेखाओं को देख सकते हो। अब हम देखेंगे हमारी कौन-सी दक्षिणी पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान पवनें किस हिसाब से चलती है। पवनों की बात करें तो व्यापारिक पवनों का मुड़ना इसके अंदर देखा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं, क्या दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आईटीसीजेड की ओर मुड़ जाती है। क्या आईटीसीजेड की ओर बढ़ती है। और विषुवत रेखा को पार करने के बाद किसको? विषुवत रेखा को पार करने के बाद कोरियोलिस बल के कारण, किसकी वजह से? कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं आईटीसीजेड की ओर बढ़ती है, और विषुवत रेखा को पार करने के बाद कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और इनकी दिशा क्या? दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इनकी दिशा कैसी हो जाती है?
दक्षिण-पश्चिम हो जाती है। वर्षा के कारण की बात करें तो दक्षिण-पश्चिमी पवनें, जो दक्षिण-पश्चिम पवनें हो जाती है, तो ये दक्षिण-पश्चिमी पवनें हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके ये दक्षिण-पश्चिम पवनें क्या करती है? हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत में वर्षा उत्पन्न करती है। आर्द्रता कहाँ से लेती है? हिंद महासागर से। अब हम देखेंगे दक्षिणी-पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान वर्षा की बात करें। तो यहाँ इस समय होता है हमारा मानसून का प्रस्फोट, बर्स्ट ऑफ मानसून की बात करें, तो भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा किसके द्वारा? दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा प्राप्त होती है और इस ऋतु में बादल की गरजने, बिजली के कड़कने के साथ इस ऋतु में क्या होता है? बादल के गरजने और बिजली के कड़कने के साथ क्या अचानक वर्षा प्राप्त होती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट भी कहते हैं। अब हम मानसून के आगमन की बात करें तो भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? तो भारतीय क्षेत्र में देखिए तो सबसे पहले वर्षा हमारे अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में प्राप्त होती है और लगभग कब 25 मई से हमारे वर्षा आनी शुरू हो जाती है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे 20 मई की बात करें यहाँ से और 25 मई तक आते आते अंडमान वाले क्षेत्र में हमारे वर्षा प्राप्त होती है। 1 जून की बात करें तो 1 जून को हमारे क्या केरल के मालाबार तट से हमारे मानसून टकरा जाता है और 15 जुलाई तक आते 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 पूरे भारत में मानसून आ जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो आगमन की बात करें तो भारत में सबसे पहले वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्राप्त होती है और वो भी लगभग 25 मई के आसपास। बात करें भारत की तो भारत के मुख्य भूभाग में वर्षा सबसे पहले मालाबार तट को 1 जून को प्राप्त होती है। 15 जुलाई तक मानसून क्या भारत के लगभग सभी अधिकांश भागों को प्रभावित कर देता है। राजस्थान की बात करें राजस्थान में मानसून 1 जुलाई को प्रवेश करता है। आप इसे याद रखेंगे। राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करता है? 1 जुलाई। बात करें राजस्थान के भारत के अंदर मानसून की शाखाओं की। भारत के अंदर मानसून की शाखाओं की बात करें तो भारत में मानसून अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा प्रवेश करता है। आप इसे याद रखेंगे। भारत में मानसून के अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों के माध्यम से प्रवेश करता है। सबसे पहले हम देखेंगे अरब सागर की शाखा। किसकी बात करें? अरब सागर की शाखा की बात करें। इसमें एक होती है हमारी कौन सी? पश्चिमी घाट की शाखा, दूसरी होती है हमारी कौन सी? छोटा नागपुर की पठार, छोटा नागपुर की शाखा और तीसरी होती है हमारी कौन सी? हिमाचल शाखा। आप इसे याद रखेंगे। तो 3 शाखाएँ हमारे कौन सी? अरब सागरीय शाखा है। तो अरब सागरीय शाखा की 3 शाखाएँ कौन-कौन सी? पश्चिमी घाट की शाखा, छोटा नागपुर की शाखा और एक तीसरी होती है हमारी कौन सी? हिमाचल शाखा। तो पहली बात करेंगे हमारे पश्चिमी घाट की शाखा। तो ये शाखा हमारे पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल से टकराने के बाद ये शाखा क्या करती है? हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराने के बाद 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वहां पे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है। इसी वजह से हमारे क्या ये हमारी जो पवने हैं ये पवने क्या है 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है और ठंडियों की एक शाखा ये शाखा क्या बादल का निर्माण करती है। ये शाखा क्या हमारे 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने के बाद ठंडी हो जाती है और वहाँ जाके क्या बादल का निर्माण करती है और इस क्षेत्र में हमारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। जैसे हमारे मुंबई है, गोवा है, तो इन क्षेत्रों में हमारे क्या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है और ये शाखा क्या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर कम वर्षा करती है। क्या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे कम वर्षा करती है और पश्चिमी घाट में हमारे क्या पश्चिमी ढाल पे हमारे क्या 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर की वर्षा करती है। अब पूर्वी ढाल पे उतरते समय वो जो हवा है, ये गर्म हो जाती है और इन गर्म और शुष्क पवनों के कारण पश्चिमी घाट के पीछे एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे हमारा महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, कर्नाटक का रायचूर क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ हमारे क्या वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। बात करें दूसरी शाखा आती है हमारे कौन सी? नागपुर, छोटा नागपुर की शाखा। छोटा नागपुर की शाखा की बात करें तो ये हमारी मध्य शाखा है। तो इसे अरब सागर की मध्य शाखा भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अरब सागर की मध्य शाखा भी कहते हैं और ये शाखा हमारे नर्मदा और ताप्ती जो भ्रंश घाटी है, इसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। किसके माध्यम से? नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। और इस शाखा के कारण क्या भारत के मध्यवर्ती भाग में वर्षा प्राप्त होती है। इसी शाखा के कारण क्या हमारे जो भारत का मध्यवर्ती भाग है उसमें वर्षा प्राप्त होती है और ये शाखा बिहार में बंगाल की खाड़ी की शाखा से जाके मिल जाती है। किससे? बिहार में जाके हमारे क्या बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलती है। आप इसे याद रखेंगे। तीसरी शाखा आती है हमारी कौन-सी? हिमाचल शाखा जिसे हम क्या है राजस्थान की शाखा भी कहते हैं। तो ये शाखा हमारे भारत में सौराष्ट्र प्रायद्वीप से प्रवेश करती है। कहाँ से? सौराष्ट्र प्रायद्वीप से भारत के अंदर प्रवेश करती है और ये शाखा क्या हमारे अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है। किसके समानांतर चलती है? अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है और इसीलिए ये हमारे गुजरात और पश्चिम राजस्थान बहुत कम वर्षा करते हैं। ये गुजरात और राजस्थान में क्या बहुत कम वर्षा करते हुए पंजाब, हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की शाखा से जाके मिल जाती है। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में क्या बंगाल की खाड़ी से शाखा से जाके मिल जाती है। और ये दोनों के दोनों मिल जाने के बाद, दोनों शाखाएँ मिलने के बाद प्रबल हो जाती है। ये दोनों शाखाएँ मिलने के बाद क्या होता है? प्रबल हो जाती है और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुत ही भारी वर्षा करती है। क्या करती है?
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा करती है और खासकर देखें तो कहाँ, धर्मशाला में काफ़ी बड़ी वर्षा करती है, आप इसे याद रखेंगे। अब ये तो हमने अरब सागर की शाखा के बारे में तो देख लिया, किसके बारे में? अरब सागर शाखा के बारे में देखा। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में, किसके बारे में? बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में देखें। तो सबसे पहले इसके मार्ग की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकान योमा पर्वत मतलब म्यांमार से टकराने के बाद, जो बंगाल की खाड़ी शाखा है ये हमारे किससे, म्यांमार के अराकान योमा पर्वत से टकराने के बाद भारत की ओर विक्षेपित हो जाती है। किसकी तरफ मुड़ जाती है? भारत की ओर मुड़ जाती है। और इस शाखा भारत में क्या करती है? दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है। भारत में हमारे क्या, दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है और ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद हिमालय से टकराकर, इसमें पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद हिमालय से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। आपसे याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद क्या, हिमालय से टकराती है और दो शाखाओं में बढ़ जाती है। अरे दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक तुम्हारी उत्तरी मैदानी शाखा होती है, दूसरी होती है हमारी कौन सी, पूर्वी शाखा। एक तुम्हारी कौन सी, उत्तरी मैदानी शाखा, और दूसरी होती है हमारी पूर्वी शाखा। तो ये शाखा हमारे उत्तरी पश्चिम भारत में बने जो निम्न दाब के केंद्र है उनकी ओर आकर्षित होती है। तो उत्तरी मैदानी शाखा है, ये शाखा क्या करती है, ये शाखा हमारे उत्तरी पश्चिम भारत में बने जो निम्न दाब के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। और ये शाखा हमारे गंगा के मैदानी क्षेत्र में, ये शाखा क्या हमारे गंगा के मैदानी क्षेत्र में और पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। कहाँ, पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। बिहार में ये शाखा छोटा नागपुर शाखा से जाके मिल जाती है। किससे? बिहार में छोटा नागपुर की शाखा है उससे जाके मिल जाती है। और पंजाब हरियाणा में यह हिमाचल शाखा से जाके मिल जाती है। तो दो जगह मिलती है, बिहार में तो किससे, छोटा नागपुर की शाखा से मिल जाती है, और पंजाब हरियाणा में ये हिमाचल शाखा से जाके मिल जाती है। तो दूसरी शाखा आती है हमारी कौन सी, पूर्वी शाखा। ये शाखा हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में वर्षा करती है। कहाँ, उत्तरी पूर्वी राज्यों में वर्षा करती है। और इसकी एक शाखा मेघालय पठार पे स्थित जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है वहां पे वर्षा करती है। इसकी एक शाखा क्या हमारे मेघालय पठार पे स्थित गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर वर्षा करती है। और इसी क्षेत्र में हमारे मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है। जो पूर्वी शाखा है तो पूर्वी शाखा में हमारे क्या, मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। बात करें कोरोमंडल तट पे वर्षा की कमी, मतलब इस समय हमारे जो मानसून पवनें चलती है उस समय हमारे कोरोमंडल तट पे वर्षा की कमी होती है। इसके कारणों की बात करें तो इस ऋतु में कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा प्राप्त नहीं होती, क्यों? परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो यह क्षेत्र हमारे अरब सागर शाखा की ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होता है। ये अरब सागर शाखा है तो उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होता है। और ये क्षेत्र हमारे क्या, बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर होता है। तो दोनों के एक के तो समानांतर है तो दूसरे के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसी वजह से क्या है, पवने बिना अवरोध के निकल जाती है। इसी वजह से हमारे कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती है। अब चौथी ऋतु आती है हमारे कौन सी, मानसून निवर्तन की ऋतु, मतलब सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, अक्टूबर से नवंबर का समय। तब अक्टूबर से नवंबर के समय की बात करें, अवधि क्या है, तो यह ऋतु तुम्हारे सितंबर से नवंबर के बीच में पाई जाती है। सितंबर से नवंबर के बीच में पाई जाती है। इस समय हमारे आईटीसीजेड की स्थिति की बात करें, इस समय आईटीसीजेड की स्थिति क्या है? इस ऋतु के दौरान आईटीसीजेड दक्षिण गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है। इस ऋतु के दौरान क्या होता है, आईटीसीजेड दक्षिण गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है, जिससे उत्तरी भारत में उच्च दाब का विकास होता है। क्या उत्तरी भारत में क्या, उच्च दाब का विकास होता है। अब हम देखेंगे मानसून निवर्तन के दौरान ऋतु के दौरान तापमान। मानसून निवर्तन की जो ऋतु है उसके दौरान तापमान कितना रहता है, क्या रहता है? इसके दौरान होते हैं हमारी सबसे बड़ी चीज अक्टूबर हीट। क्या होती है अक्टूबर हीट की बात करें तो अक्टूबर महीने की शुरुआत में क्या, अक्टूबर महीने की शुरुआत में वर्षा के समाप्त हो जाने के कारण, क्यों, क्योंकि अब वर्षा समाप्त हो गई है, तो वर्षा समाप्त हो जाने के कारण तापमान बढ़ने लगता है। और इस समय क्या, हमारे भूमि में नमी व्याप्त हो जाती है, भूमि में नमी आ जाती है और तापमान बढ़ने लगता है। तो भूमि में तो नमी आ जाती है और तापमान बढ़ने लगता है, इस वजह से आर्द्रता भी बढ़ जाती है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण, क्या, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण चिपचिपी कष्टकारी मौसमी परिस्थितियों का निर्माण होता है। या उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की वजह से क्या होता है, चिपचिपी कष्टकारी मौसमी परिस्थितियां उनका निर्माण होता है, जिसे हम कार्तिक मास की उष्मा या अक्टूबर हीट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्तिक मास की उष्मा या फिर अक्टूबर हीट कहते हैं। बात करें तापमान में गिरावट की, इसके तापमान में गिरावट की बात करें तो अक्टूबर के अंत तक तापमान कम होने लगता है। क्या होता है, अक्टूबर के अंत तक आते आते तापमान कम होने लगता है। नवंबर में तापमान अधिक कम हो जाता है, नवंबर में आते आते क्या, तो तापमान बिल्कुल कम हो जाता है और शीत ऋतु के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो हमने तापमान का ये मैप में भी देख लेते हैं तापमान किस तरह से चलता है। ये तो हमारे रिट्रीटिंग मानसून का जो मानचित्र है, तो बात करें इसकी
तो ये हमारी 15 सितंबर की लाइन है, ये 1 सितंबर की लाइन है, ये हमारी कौन-सी? ये 1 अक्टूबर की लाइन, ये 5 अक्टूबर की लाइन, ये 1 नवंबर की लाइन, ये हमारा 15 नवंबर की लाइन और ये 1 दिसंबर की लाइन है। धीरे-धीरे मानसून यहाँ से गायब हो जाता है और 15 दिसंबर तक आते-आते पूरे भारत से चला जाता है। मानसून रिट्रीटिंग मानसून की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे मानसून निवर्तन के दौरान दाब की। क्या मानसून निवर्तन की ऋतु के दौरान दाब की परिस्थितियाँ कैसी होती है? तो दाब में परिवर्तन आता है। तो इस ऋतु में निम्न दाब परिस्थितियाँ धीरे-धीरे उच्च दाब परिस्थितियों में बदल जाती है। क्या इस दौरान क्या होता है हमारे निम्न दाब की परिस्थितियाँ क्या धीरे-धीरे उच्च दाब की परिस्थितियों में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आईटीसीज़ेड दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है। आईटीसीज़ेड क्या हमारे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है। फिर मानसून निवर्तन की जो ऋतु के दौरान पवनों की दिशा क्या होती है उसकी बात करें तो पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। इस समय क्या होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के स्थान पे हमारे क्या उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें स्थापित होने लगती है। क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों की जगह क्या हमारे उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें स्थापित होने लगती है। तो मानसून निवर्तन की ऋतु के दौरान वर्षा की बात करें क्या मानसून निवर्तन की ऋतु के दौरान क्या वर्षा की बात करें तो उत्तरी भारत में शुष्क ऋतु। तो इस ऋतु में हमारे उत्तरी भारत में शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। क्या? इस ऋतु में उत्तरी भारत में क्या शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। पूर्वी तट पे वर्षा की बात करें, भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पे भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा प्राप्त होती है। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा प्राप्त होती है और ये चक्रवात के बंगाली खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात क्या हमारे बंगाली खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी वर्षा करते हैं। क्या करते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पे भारी वर्षा करते हैं। अब हम देखेंगे भारत की जो परंपरागत ऋतु है। 4 ऋतु तो हमने देख लिया जो भारतीय जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी उसके अनुसार तो 4 ऋतुएँ देख ली। अब भारत की परंपरागत 6 ऋतुओं के बारे में देखिए। तो भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का विभाजन और सौर चक्र क्या हमारे ऋतुओं का विभाजन सौर चक्र और नक्षत्रों के आधार पे किया जाता है। किस आधार पे? सौर चक्र और नक्षत्रों के आधार पे भारत में ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। जो प्राकृतिक घटनाओं और कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जो हमारे क्या प्राकृतिक घटनाओं और कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किए गए विभाजन से ये अलग है। क्यों? क्योंकि भारतीय मौसम विभाग के द्वारा तो 4 ही विभाजन किया गया था, लेकिन ये हमारे यहाँ 6 विभाजन है। 6 विभाजन की बात करें तो कौन-कौन सी ऋतु है? पहली ऋतु आती है हमारी कौन-सी? बसंत ऋतु। ये हमारे चैत्र वैशाख महीने में होती है। अंग्रेजी महीनों की बात करें तो मार्च अप्रैल में। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु, ये ज्येष्ठ और आषाढ़ में होती है। अंग्रेजी महीनों में देखें तो मई और जून में। वर्षा ऋतु की बात करें तो श्रावण और भाद्रपद में होती है, जुलाई अगस्त में। शरद की बात करें तो आश्विन कार्तिक महीने में हिंदी में और यदि अंग्रेजी महीने में देखें तो सितंबर अक्टूबर में हमारे शरद ऋतु होती है। हेमंत की बात करें तो मार्गशीर्ष और पौष महीने में, फिर नवंबर दिसंबर में होती है। शिशिर की बात करें तो माघ फाल्गुन में, नवंबर तो जनवरी फरवरी। तो ये हमने देखा जो हमारे किसके हमारे सौर चक्र नक्षत्र के आधार पर जो ऋतुओं का विभाजन है उनके बारे में देखा। 6 ऋतुएं कौन-कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अब बात करें जलवायु प्रदेशों के आधार पे जलवायु। किसके आधार पे? जलवायु प्रदेशों के आधार पे जलवायु की बात करें। तो भारत में हमारे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। परंतु हमारे मानसून वर्षा का वितरण समान नहीं है। भारत में क्या मानसून वर्षा का वितरण समान नहीं है। भारत में अन्य जलवायु तत्व जिसमें तापमान और दाब या तापमान और दाब संबंधित विविधता भी पाई जाती है और इस प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर भारत को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो हम धीरे धीरे इनके अनुसार देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे। तो डब्ल्यू कोपेन ने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने? कोपेन ने सन 1900 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जिसे बाद में 1918, 31, 36 और 53 में संशोधित किया गया था। संशोधित वर्गीकरण में हमारे कोपेन ने औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा को भी जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। तो कोपेन का वर्गीकरण है तो कोपेन के वर्गीकरण के संकेतकों की बात करेंगे। देन हमने आधार तो देख लिया कि कोपेन का जो वर्गीकरण है इसका आधार क्या है। तो आप हमने इसका देखा वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है। अब वर्गीकरण के लिए उन्होंने जो कोपेन ने कौन कौन से संकेतकों को काम में लिया है तो कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को दिखाने के लिए अंग्रेजी भाषा के वर्ण संकेतों का उपयोग किया है। किसका? हमारे अंग्रेजी भाषा के वर्ण संकेतकों का उपयोग किया है। आप इसे याद रखेंगे। इसमें ए का मतलब क्या होता है? ए शब्द की बात करें तो ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब उष्णकटिबंध जहाँ का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, उसे ए नाम दिया गया।
बी की बात करें तो बी का मतलब होता है डेजर्ट क्लाइमेट, मतलब शुष्क जलवायु, मतलब वर्षा वाष्पीकरण से कम है। वर्षा क्या वाष्पीकरण से कम है। इसके अंदर कुछ सब टाइटल दिए गए, सब शब्द दिए गए, जिसमें डब्ल्यू एस एच और के, ये 4 शब्द दिए गए। डब्ल्यू का मतलब वार्म एरिड, मतलब शुष्क, गर्म शुष्क या रेगिस्तान वाला क्षेत्र। एस का मतलब सेमी एरिड, मतलब अर्ध शुष्क या स्टेपी। एच का मतलब हॉट, मतलब गर्म। जैसे बी एच डब्ल्यू, जो गर्म रेगिस्तान है, तुम्हारा इसमें एच शब्द आता है। के का मतलब कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा रेगिस्तान। कैसा, ठंडा रेगिस्तान। जैसे बी डब्ल्यू के, कैसा, ठंडा रेगिस्तान। तो बी के हमारे सब टाइप किए गए, डब्ल्यू एस एच और के। सी का मतलब सब ट्रॉपिकल, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है। सबसे ठंडे महीने का तापमान क्या है, -3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होता है। डी की बात करें, डी का मतलब होता है टेम्परेट। डी का मतलब टेम्परेट, मतलब समशीतोष्ण। इसका मतलब है ठंडे महीने का तापमान -3 से कम है। सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री से कम है। ई की बात करते हैं, ई का मतलब पोलर, मतलब ध्रुवीय। तो सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से कम है। सबसे गर्म महीने का तापमान कितना, 10 डिग्री से कम है। एफ का मतलब होता है फुली ईयर रेन, मतलब पूरे वर्ष वर्षा। कोई शुष्क मौसम नहीं होता इसमें। इसमें क्या, कोई शुष्क मौसम नहीं होता। एम का मतलब होता है मानसून, मतलब रेन, मानसून वर्षा की बात करें तो अल्प शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है। इसमें क्या होता है, अल्प शुष्क ऋतु वाला मानसून होता है, मानसून वाला। एस का मतलब होता है समर ड्राई। एस का मतलब क्या होता है, समर ड्राई, मतलब ग्रीष्म शुष्क। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी होती है। इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी होती है। डब्लू का मतलब होता है विंटर ड्राई, मतलब शीत ऋतु। शीत शुष्क, तो शीत ऋतु में हमारे क्या होता है, वर्षा की कमी होती है। जी का मतलब होता है गंगा प्लेन, मतलब गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान के विशिष्ट तापमान पैटर्न पाया जाता है इसमें। तो इस तरह हमने सब टाइटल देख लिए, कौन कौन से जो वर्गीकरण के शब्द थे। इसमें हमारा एक और आता है ABCD। जो हमारे जी है, तो जी के हमारे के सब टाइटल किए गए ABCD शॉर्ट में। तो शॉर्ट वाले, छोटे वाले ए की बात मतलब होता है लॉन्ग हॉट समर सीजन, मतलब दीर्घ अत्यधिक गर्म ग्रीष्म। तो सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री से अधिक है। तो क्या, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान क्या, 22 डिग्री से अधिक है। बी का मतलब है लॉन्ग वार्म समर सीजन, मतलब ग्रीष्म, दीर्घ गर्म ग्रीष्म। तो सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री से कम है, लेकिन कम से कम 4 महीने 10 डिग्री से ऊपर है। कम से कम 4 महीने क्या, 10 डिग्री से ऊपर है। सी का मतलब होता है शॉर्ट कूल समर सीजन, लघु कम ग्रीष्म क्या, लघु कम गर्म ग्रीष्म, मतलब 1 से 4 महीने 10 डिग्री से ऊपर का तापमान है। डी का मतलब होता है शॉर्ट कोल्ड समर सीजन, मतलब लघु अत्यधिक कम गर्म ग्रीष्म। तो सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री से कम है। तो इस तरह से हमने जो कोपेन है, कोपेन का हमने ये संकेतक देख लिए वर्गीकरण के। तो हमने ये, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इस फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम असली आते हैं, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है भारत का, उसके बारे में बात करेंगे। तो कोपेन के अनुसार भारत में 8 प्रमुख जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कितने, 8 प्रमुख जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। जिसमें पहला आता है हमारा कौन सा, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश। कौन सा, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश, जिसे मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन कहते हैं। शॉर्ट में जैसे कहेंगे AMW। AMW की बात करें, चित्र में भी आप AMW का मतलब है, ये डार्क ब्लैक कर रखा है, ये वाला क्षेत्र हमारा AMW वाला क्षेत्र है। वितरण की बात करते हैं, ये जलवायु प्रदेश गोवा के दक्षिण में, कर्नाटक और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में। कहाँ पे, कर्नाटक और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में, गोवा के दक्षिण में। तापमान की बात करें तो इस क्षेत्र में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक पाया जाता है। कितना, 18 से अधिक, 18 या 18 से अधिक पाया जाता है। वर्षा की बात करें तो यहाँ लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। कितनी, 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। वनस्पति की बात करें तो अधिक वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। क्या, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जैसे हमारे महोगनी, एबोनी, रोजवुड, सफेद केदार। तो इस तरह के हमारे क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। फिर मानसून का आगमन या निवर्तन की बात करें तो यहाँ मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। यही हमारे क्या, मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है और सबसे अंत में यहीं से जाता है। सबसे अंत में यहीं से जाता है। इसी वजह से शुष्क ऋतु क्या होती है, लघु होती है। शुष्क ऋतु बहुत कम होती है। तो इस तरह हम देखें, जो भारत का मानचित्र है, इसमें हमारे ये वाला है AMW वाला क्षेत्र है, ये डार्क ब्लैक कर रखा है। तो पहला क्षेत्र हमारा कौन सा आता है, AMW। AMW का मतलब हमारे क्या, मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, मतलब लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश। दूसरा आता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। कौन सा, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून की बात करें, इसे AS कहते हैं। बात करें इसके वितरण की, तो ये हमारे प्रदेश कोरोमंडल तट पे स्थित है। कहाँ, कोरोमंडल तट पे स्थित है।
मुख्य रूप से हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है। तापमान की बात करते हैं, यहाँ का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होता है। कितना? 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान होता है। वर्षा की बात करें तो यहाँ लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है और इस क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा प्राप्त होती है और यहाँ चक्रवात के कारण भी वर्षा होती है। यहाँ चक्रवात के कारण भी वर्षा होती है और कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है और वर्षा कब होती है? शीत ऋतु के दौरान। शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन यहाँ पाए जाते हैं जिससे हमारे किसके? टीक के वन पाए जाते हैं। मानचित्र में आप देख सकते हो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा एस वाला क्षेत्र है। मानसून विद ड्राई सीजन इन समर। तीसरा आता है हमारे कौन सा? एएस वाला देख लिया। अब देखेंगे हम उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जिसे एडब्ल्यू कहते हैं। एडब्ल्यू के वितरण की बात करें तो ये प्रदेश हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये हमारे कहाँ? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। और ये प्रदेश हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में पाया जाता है। तापमान की बात करते हैं इस क्षेत्र में हमारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान पाया जाता है। वर्षा की बात करते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। ये हमारा कौन सा? ए डब्ल्यू वाला क्षेत्र। कौन सा? ए डब्ल्यू वाला क्षेत्र है। ये हार्ड ब्लैक कर रखा है हर क्षेत्र को जिसके बारे में बताया जा रहा है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है जैसे साल के वन। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। चौथा आता है CWG। CWG का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रदेश की बात करें, मानसून विद ड्राई विंटर। मानसून विद ड्राई विंटर की बात करें तो चित्र में भी आप ये मानसून के क्षेत्र के बारे में देख सकते हो जिसे CWG कहते हैं। क्या? CWG कहेंगे। बात करें इसकी तो इसका वितरण की बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्व राज्य ये सब चीज जगह शामिल है और ये प्रदेश के हमारी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बात करें तापमान की तो इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रभाव की वजह से तीव्र और विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती है। यह हमारा क्या? तीव्र और विषम परिस्थितियां पाई जाती है। ध्यान रखना इसमें उत्तर पूर्व राज्य भी शामिल है। वर्षा की बात करें इसकी तो यह इस प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होने लगती है और यहाँ हमारे क्या लगभग 50 से 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। क्या? 50 से 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। वनस्पति की बात करें तो वर्षा की भिन्नता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्या? वर्षा की भिन्नता की वजह से यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जैसे हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। तो यहाँ हमारे विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रदेश आता है हमारा कौन सा? शुष्क स्टेपी प्रदेश। कौन सा? शुष्क स्टेपी प्रदेश की बात करें जिसे BSHW कहेंगे। जो हार्ड ब्लैक में आप देख सकते हो BSHW। एक तो ये है हमारा BSHW और एक हमारी ये है BSHW। तो BSHW मतलब अर्धशुष्क स्टेपी प्रदेश, मतलब सेमी एरिड स्टेपी रीजन। वितरण की बात करें तो ये प्रदेश हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तापमान की बात करें तो इस प्रदेश में विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस प्रदेश में हमारे क्या? विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। वनस्पति की बात करें तो इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। कैसी? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है जैसे हमारे खिजड़ी, बबूल, खैर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। छठा आता है हमारा कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। छठा कौन सा आता है? मरुस्थलीय प्रदेश जिसे BWHW कहते हैं, हॉट डेजर्ट रीजन। मरुस्थलीय प्रदेश मतलब हॉट डेजर्ट रीजन की बात करें। सबसे पहले इसके वितरण की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में स्थित प्रदेश है। ये हमारे कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में स्थित प्रदेश है जिसे हमारे थार का मरुस्थल है। तापमान की बात करें तो इस प्रदेश में विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती है। कैसी परिस्थितियां पाई जाती है? विषम तापमान परिस्थितियां पाई जाती है और ये हमारे दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। कैसा होता है? दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, मतलब दिन तो बहुत ज्यादा गर्म और रातें कैसी होती है? ठंडी होती है। BWHW चित्र में आप एक ही क्षेत्र हमारा BWHW का ये वाला तो आप इसे देख सकते हैं। वर्षा की बात करते हैं यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ
मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जो शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होती है। कैसी होती है? शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होती है। सातवीं बात करें हमारी प्रदेश की, तो सातवां प्रदेश आता है हमारा लघु ग्रीष्म। कौन सा? लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश। लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश की बात करें, जिसे डीएफसी कहते हैं, मतलब शॉर्ट समर विद कोल्ड ह्यूमिड विंटर। एक शॉर्ट समर विद कोल्ड ह्यूमिड विंटर की बात करें। सबसे पहले वितरण की बात करें, ये प्रदेश मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? डीएफसी। तापमान की बात करें तो इस प्रदेश में लगभग 3 से हमारे 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। कितना? 3 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। वर्षा की बात करें तो यह यहाँ पे पूरे वर्ष वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे हमारे क्या? पूरे साल भर वर्षा प्राप्त होती है, जो लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति की बात करें तो अधिक वर्षा के कारण यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे हमारे उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जैसे हमारे मैपल, ओक, चेस्टनट, ये हमारी वनस्पति पाई जाती है। आठवां और आखिरी भाग आता है हमारा कौन सा? ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, जिसे हम कहते हैं पोलर क्लाइमेट रीजन, जिसे ई से डिनोट करते हैं। या पोलर क्लाइमेट रीजन जिसे ई से डिनोट करते हैं, उसकी बात करें, ये हमारा ई वाला क्षेत्र है, जो हमारे क्या है? कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो ये प्रदेश वितरण की बात करें, यह हमारे प्रदेश हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, और ये मुख्य रूप से हमारे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है। तापमान की बात करें तो यहाँ हमारे शीत ऋतु में 3 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम तापमान रहता है। शीत ऋतु में कितना? 3 डिग्री तापमान से या फिर उससे कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा रहता है। तापमान की या वर्षा बर्फबारी की बात करें, वर्षा बर्फबारी की बात करें तो इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, इस प्रदेश में हमारे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, और ऊंचाई बढ़ने पर बर्फबारी बढ़ जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या? बर्फबारी बढ़ जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र की बात करें तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के पीछे एक वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है। क्या? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के पीछे क्या? एक वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है, जहां हमारे भारत का ठंडा मरुस्थल, जिसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, लद्दाख का पठार पाया जाता है। लद्दाख के पठार पर हमारे भारत का ठंडा मरुस्थल, ये कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। वनस्पति की बात करें तो इस क्षेत्र में हमारे पर्वतीय वनस्पति, जिसमें हमारे अल्पाइन और शंकुधारी वन, ये पाई जाती है। आप इसे याद रखेंगे। इस क्षेत्र में हमारे पर्वतीय वनस्पति जैसे हमारे अल्पाइन और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इसमें हमने कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण था, इसको हमने डिटेल से देख लिया। अब बात करें हम किसके? ट्रिवॉर्थो के। किसके? ट्रिवॉर्थो के जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे। ट्रिवॉर्थो का पूरा नाम है जीटी ट्रिवॉर्थो। तो ट्रिवॉर्थो ने 1968 में, कब? 1968 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, 1980 में इसे संशोधित किया था। ट्रिवॉर्थो ने कोपेन के समान ही वनस्पति, वर्षा, तापमान और ऊंचाई, कि वनस्पति, तापमान, वर्षा और ऊंचाई, इनको आधार मानते हुए, किन किन को आधार मानते हुए? वनस्पति, तापमान, वर्षा और ऊंचाई, इनको आधार मानते हुए भारत को 7 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने? 7 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा है। बात करें इनके प्रदेशों की, तो पहला प्रदेश आता हमारा कौन सा? एएम। एएम मतलब उष्ण वर्षावन की जलवायु प्रदेश, या उष्ण वर्षावन की जलवायु प्रदेश की बात करें, जिसे एएम से डिनोट करते हैं। विशेषता की बात करें तो ऐसे जलवायु प्रदेश जहाँ का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, वहाँ हमारे इस प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिलती है। कौन सी? उष्ण वर्षावन की। तापमान और वर्षा की बात करें तो यहाँ ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ की औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, और औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा तो कितनी? 250 सेंटीमीटर से ज्यादा, और तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। वितरण की बात करें तो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इस प्रकार की जलवायु को देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र है जहाँ पे ये वाली जलवायु पाई जाती है, जिसे एएम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एएम से डिनोट करते हैं। और ये छोटा सा ये वाला क्षेत्र है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कभी परीक्षा में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्षेत्र आता है उष्ण सवाना प्रदेश की जलवायु। क्या? उष्ण सवाना प्रदेश की जलवायु, जिसे एडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्या? एडब्ल्यू से डिनोट करते हैं। विशेषता की बात करें तो यहाँ का भी तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। कितना? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तापमान और वर्षा की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और औसत वार्षिक वर्षा हमारे 100 डिग्री 100 डिग्री का 100 सेंटीमीटर रहती है।
वर्षा के समय की बात करते हैं, यहाँ वर्षा मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? ग्रीष्म ऋतु में हमारे वर्षा प्राप्त होती है। वितरण की बात करें, तो इस प्रकार की जलवायु हमारे मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। आप इसे देख सकते हैं कि ये वाला भाग है, ये वाला भाग इसके अंदर गिना जाएगा। तो ये वाला भाग है हमारा, इसके अंदर गिना जाता है। इसे हम क्या AW से डिनोट करते हैं। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? उष्ण अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु प्रदेश या अर्ध वो उष्ण अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु प्रदेश की बात करें, जिसे BSW से डिनोट करते हैं। बात करें इस क्षेत्र की विशेषता की, इस प्रदेश की जलवायु प्रदेशों में या इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी के कारण लेकिन अधिक गर्मी के कारण वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। तो इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में क्या वर्षा तो बहुत कम होती है, लेकिन अधिक गर्मी की वजह से क्या वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। तापमान और वर्षा की बात करें, तो यह ऐसे जलवायु प्रदेश होते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितनी? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में औसत वार्षिक वर्षा होती है। और औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। BSW बात करें वितरण की, तो भारत के राजस्थान और गुजरात में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। आप इसको चित्र में भी देख सकते हैं। तो कौन सी जलवायु हमारी? ये है BSW की बात करें तो BSW वाला कौन सा क्षेत्र है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये वाला क्षेत्र हमारा BSW वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र हमारा क्या? BSW वाला क्षेत्र है। अब बात करेंगे हमारे उष्ण मरुस्थलीय जल प्रदेश की जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु की बात करें, जिसे BWH कहेंगे। विशेषता की बात करें, तो ये उष्ण और अर्ध उष्ण या उष्ण और अर्ध उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। इस प्रकार की जलवायु में वर्षा काफी कम होती है, लेकिन वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ वर्षा तो बहुत कम होती है, लेकिन वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है इस क्षेत्र में। तापमान और वर्षा की बात करें, किसकी? तापमान और वर्षा की बात करें, तो यहाँ तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है और वर्षा 50 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम होती है। वितरण की बात करें, तो भारत के थार के मरुस्थल में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कहाँ? भारत के थार के मरुस्थल में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। पांचवा आता है हमारा उष्ण उपोष्ण जलवायु प्रदेश या उष्ण उपोष्ण जलवायु प्रदेश की बात करें, जिसे BS से डिनोट करते हैं। बात करें इस क्षेत्र की विशेषता की, ये उष्ण और अर्धउष्ण कटिबंधीय जो सामान्य जलवायु तुल्य जलवायु इसका भाग है। हमारा उष्ण और अर्धउष्ण कटिबंधीय सामान्य तुल्य जलवायु का भाग है। बात करें तापमान और वर्षा की, तो इसमें हमारा औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और औसत वार्षिक वर्षा हमारे 100 सेंटीमीटर तक रहती है। तो वर्षा तो कितनी? 100 सेंटीमीटर और वार्षिक तापमान हमारे 27 डिग्री तक रहता है। वितरण की बात करें हमारे, तो भारत के प्रायद्वीपीय पश्चिमी तटीय भाग में हमारे जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है, तो वहाँ हमारे ये उष्ण उपोष्ण जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ हमारे इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कौन से? प्रायद्वीपीय पश्चिमी तटीय भाग में जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है। अगला आता है छठा हमारे आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। क्या? आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश की बात करें, जिसे CWA कहते हैं। बात करें इसकी विशेषता की, तो इस प्रकार की जलवायु में हवाएं शुष्क और मौसम ठंडा होता है। इस प्रकार की जलवायु में क्या होता है? हवाएं शुष्क होती है, मौसम ठंडा होता है। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। औसत वार्षिक तापमान क्या होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। वर्षा के समय की बात करें, इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में या इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। क्या होता है? केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। लेकिन शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, वो हमारे पश्चिमी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवाती हवाएं होती है, वहां से होती है। आप इसे याद रखेंगे। हमारे इसमें क्या होता है? इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में केवल ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है, लेकिन शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, वह पश्चिम भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती हवाओं से होती है। वितरण की बात करें, तो ये जलवायु भारत में गंगा जमुना के मैदान में पाई जाती है। ये जलवायु क्या है? भारत के गंगा जमुना के मैदानों में पाई जाती है। अगला पर्वत प्रदेश आता है हमारा कौन सा? एच की बात करें, जिसे हम पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय प्रदेश। बात करें इसके वितरण की, तो ये जलवायु भारत के पर्वतीय जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। विशेषता की बात करें, तो ये शीत ऋतु में हिमपात या फिर बर्फबारी करती है। ये क्या करती है? शीत ऋतु में हिमपात या बर्फबारी होती है यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु में हमारे मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। क्या? ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी और वर्षा या बर्फबारी की प्रकृति बदलती रहती है। तो हमने त्रिवार्तों के जो जलवायु वर्गीकरण है उसको देख लिया। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखिए, कोपेन और ट्रिवॉर्तो की। तो ट्रिवॉर्तो और कोपेन के जलवायु प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन हमने एक तालिका बनाई है, वहां से देखेंगे। तो पहले कोपेन का है, फिर ट्रिवॉर्तो का है। तो जलवायु प्रदेशों की बात करें,
तो जहाँ हमारे कोपेन में एएमडब्ल्यू था, वहाँ त्रिवॉर्तो में एएम है। एएस था, वहाँ बीएस है। एडब्ल्यू को एडब्ल्यू नाम दिया है, बीएसएसडब्ल्यू को लास्ट में बीएसएच कह दिया, बीडब्ल्यूएसडब्ल्यू को बीडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूजी को सीडब्ल्यूए, डीएफसी को एच नाम दिया है। ईटी और ईएफ दोनों ही नाम नहीं थे। क्या दोनों ईटी और ईएफ नाम थे ही नहीं त्रिवॉर्थो के अंदर। अब हम देखेंगे थॉर्नवेट का, किसका? थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, किसका? थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो सी डब्ल्यू थॉर्नवेट ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करने के बाद, क्या सी डब्ल्यू थॉर्नवेट ने क्या किया? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करने के बाद 1931 में हमारे उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण दिया था। किसका? उत्तरी अमेरिका का जलवायु वर्गीकरण दिया। 1933 में विश्व का जलवायु वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया था और 1948 विश्व के जलवायु वर्गीकरण में उन्होंने संशोधन किया था। आगे देखते हैं हमारे विकास क्रम की। तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है, उसके विकास क्रम की बात करें तो 1931 में उत्तरी अमेरिका का उन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया वनस्पति और संकेतक के आधार पे। फिर 1933 में उन्होंने विश्व का जलवायु वर्गीकरण दिया, किस आधार पे? वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता के आधार पे। और 1948 में विश्व जलवायु का संशोधित वर्गीकरण दिया, किस पे? संभाव्य वाष्पीकरण के आधार पे। बात करें उनके वर्गीकरण का आधार, तो उन्होंने जटिल सूत्रों के द्वारा निकाले गए कुछ सूचकांकों के आधार पे, या जटिल सूत्रों के द्वारा उन्होंने कुछ सूचकांक निकाले और उनके आधार पे उन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया है। आप इसे याद रखेंगे, किसने? हमारे थॉर्नवेट ने। 1933 में उन्होंने वर्षण प्रभावित सूचकांक, क्या 1933 में उन्होंने वर्षण प्रभावित सूचकांक मतलब परसेप्शन इफेक्टिवनेस इंडेक्स और तापीय दक्षता सूचकांक, जिसे थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स है, इसका प्रयोग किया था। कब? 1933 में। 1948 में उन्होंने संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन और वास्तविक वाष्पोत्सर्जन सूचकांक और आर्द्रता सूचकांक, इनके आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। 3 आधार थे 1948 में जो उन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उसके 3 आधार थे। कौन-कौन से? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, दूसरा था हमारा वास्तविक वाष्पोत्सर्जन सूचकांक और तीसरा आर्द्रता सूचकांक। इनके आधार पर उन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। बात करें उनके अनुसार जल संतुलन अवधारणा की, किसकी? जल संतुलन अवधारणा की बात करें तो इस संशोधित जलवायु वर्गीकरण के द्वारा उन्होंने जल संतुलन या जल बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, वाटर बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मृदा की नमी और पेड़ पौधों के द्वारा किए गए जो वाष्पोत्सर्जन, इसको भी ध्यान में रखा था। उनके जल संतुलन और जल बजट की अवधारणा की अत्यधिक सराहना की जाती है। अब आर्द्रता संबंधी प्रदेश वर्षण प्रभाविता सूचकांक पे आधारित, इसकी बात करें तो उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र बनाए? तो हमारे ए नाम दिया किसको? अधिक आर्द्रता को। ए नाम दिया उन्होंने क्या? अधिक आर्द्रता को। वनस्पति की बात करते हैं, यहाँ वर्षा वन है। ए वाले क्षेत्र में हमारे क्या? अधिक आर्द्रता है, वर्षा वन है। और वर्षण प्रभाविता सूचकांक कितना? 128 से ज्यादा है। बी नाम दिया तो उन्हें उस क्षेत्र को आर्द्र नाम दिया। वन कैसे हैं? हमारे नॉर्मल वन है। वर्षण प्रभाविता सूचकांक की बात करें 64 से 127 के बीच में। सी नाम दिया उन्होंने उपाद्र को। पतझड़ वन पाए जाते हैं और बात करें इसमें 32 से 63 जो वर्षण प्रभाविता सूचकांक रहेगा। डी की बात करें तो अर्धशुष्क है और यहाँ पे हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं और वर्षण प्रभाविता सूचकांक 16 से 31 के बीच में। ये नाम दिया उन्होंने शुष्क को, जहाँ मरुद्वत वनस्पति पाई जाती है और वर्षण प्रभाविता सूचकांक 16 से कम है। तो ये हमारे आर्द्रता संबंधी प्रदेश है, किसके आधार पे? वर्षण प्रभाविता सूचकांक के आधार पे। अब वर्षा का मौसमी वितरण की बात करें, किसके? वर्षा के मौसमी वितरण की बात करें तो आर का मतलब प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा। आर का मतलब क्या? प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा। एस का मतलब होता है ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी। डब्ल्यू का मतलब होता है शीतकाल में वर्षा की कमी। डी का मतलब होता है प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। डी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। अब ताप संबंधी प्रदेश की बात करें, किसके आधार पे? तापीय दक्षता सूचकांक पे आधारित, जिसमें ए डैश आता है। ए डैश का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, मतलब तापीय दक्षता सूचकांक 128 से ज्यादा है। बी डैश का मतलब होता है समशीतोष्ण, मतलब तापीय दक्षता सूचकांक 64 से 127 के बीच में। सी डैश का मतलब शीतोष्ण क्षेत्र, जिसमें हमारे तापीय दक्षता सूचकांक 32 से 63 के बीच में। डी डैश का मतलब होता है टैगा क्षेत्र, जिसमें तापीय दक्षता सूचकांक 16 से 31 के बीच में। ई डैश का मतलब होता है टुंड्रा प्रदेश, जहां हमारे तापीय दक्षता सूचकांक 1 से 15 के बीच में है। और एफ डैश का मतलब होता है हिमाच्छादित क्षेत्र, जहां हमारे तापीय दक्षता सूचकांक 0 या 0 से कम है। तो ये हमने क्या है? तापीय संबंधी प्रदेश देख लिए। अब थॉर्नवेट के अनुसार भारत का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, किसके अनुसार? थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण देखेंगे भारत का। तो थॉर्नवेट ने भारत को 12 जलवायु क्षेत्रों में बांटा। कितने? 12 जलवायु क्षेत्रों में बांटा, जो उनके जटिल सूचकांकों पे आधारित है। किस पे? उनके जटिल सूचकांकों पे आधारित हमने 12
जो जलवायु प्रदेश है उनको देखेंगे। जिसमें पहला जलवायु प्रदेश कौन-सा आता है? पहला जलवायु प्रदेश आता है हमारा AA-R। AA-R का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु। क्या कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? तो जहां हमारे तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता दोनों की सूचकांक 128 या उससे अधिक संख्या में हो, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां हमारे तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता दोनों की सूचकांक हमारे क्या 128 या 128 से ज्यादा हो, वहां प्रत्येक मौसम में वर्षा प्राप्त होती है। वहां हमारी वर्षा क्या है? प्रत्येक मौसम में वर्षा प्राप्त होती है, वो वाला क्षेत्र इसमें शामिल होगा। वनस्पति की बात करें तो यहाँ हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं इन क्षेत्रों के अंदर। वितरण की बात करें तो ये जलवायु हमारे पश्चिमी तट, बात करें वितरण की तो ये जलवायु हमारे क्या पश्चिमी तट, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी यही जलवायु पाई जाती है। दूसरा आता है हमारा कौन सा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसे BA-W कहते हैं। विशेषता की बात करें तो यहाँ हमारे जहां हमारे तापीय दक्षता सूचकांक 128 या उससे अधिक हो, लेकिन वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 164 या 127 के बीच में हो, या 64 या 127 के बीच में हो, वहां हमारे क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है यहाँ। वनस्पति की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन विकसित होते हैं। ये हमारे क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन विकसित होते हैं। वितरण की बात करें तो यह जलवायु पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये जलवायु हमारे क्या पश्चिम घाट के पूर्वी ढालों और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। बात करें हमारे तीसरा समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की बात करें जिसे BB-W कहते हैं। विशेषता की बात करते हैं जहां हमारे तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता दोनों की सूचकांक 64 से 127 के बीच में हो, वहां हमारी ये समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। यहाँ हमारे क्या शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। तो थॉर्नवेट के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उसका मैप आप देख सकते हो। ये हमारा CAW है, DAW, DBW, EA-T, CB-W, D, DBD, E, CAW, DB-W, AAR और BAW। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं जलवायु वर्गीकरण को। चित्र को आप स्क्रीन को रोक के इस चित्र को डिटेल से देख सकते हैं। वनस्पति की बात करते हैं ये यहाँ हमारे क्या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन विकसित होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन विकसित होते हैं। वितरण की बात करें तो ये जलवायु हमारे असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली जलवायु आती है हमारी कौन सी? उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु। क्या उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु की बात करें CA-W, बात करें विशेषता की तो जहां हमारे तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या उससे अधिक और हमारे वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 32 या 63 के बीच में पाया जाता है। हमारे शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। हमारे क्या होता है? शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु। क्या उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु CA-W। वनस्पति की बात करते हैं यह जलवायु घास के मैदानों को उत्पन्न करती है। यह जलवायु क्या घास के मैदानों को उत्पन्न करती है। वितरण की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग में इस प्रकार की जलवायु का विस्तार पाया जाता है। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी यही जलवायु पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में यही जलवायु पाई जाती है। पांचवा आता है हमारा कौन सा? उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु। कौन सा? उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु की बात करें CA-S। विशेषता की बात करें तो तापीय दक्षता सूचकांक 128 से ज्यादा और वर्षण प्रभाविता सूचकांक 32 से 63 के बीच में पाया जाता है। क्या? तापीय दक्षता सूचकांक तो हमारे 128 से ज्यादा और वर्षण प्रभाविता सूचकांक 32 से 63 के बीच में पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी और शीतकाल में वर्षा ज्यादा होती है। ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी और शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। आप इसे याद रखेंगे। वितरण की बात करें तो कोरोमंडल तट पे जलवायु पाई जाती है। क्या? कोरोमंडल तट पे जलवायु पाई जाती है। अगला आता है हमारा कौन सा? CB-W, जिसे हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु। समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु की बात करें, विशेषता की बात करें तो जहां हमारे क्या तापीय दक्षता सूचकांक 64 से 127 के बीच में और वर्षण प्रभाविता सूचकांक 32 से 63 के बीच में पाया जाता है, वो हमारी यही जलवायु होती है। कौन सी जलवायु है? समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, जिसे शॉर्ट में CB-W कहते हैं। शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। यहाँ हमारे क्या शीतकाल में वर्षा की कमी होती है। वनस्पति की बात करें तो यह जलवायु भी घास के मैदानों के लिए सबसे ज्यादा खास है। वितरण की बात करें तो गंगा के मैदानों का अधिकांश भाग इसी जलवायु के अंतर्गत आता है। कौन सा? गंगा के मैदान का अधिकांश भाग इसी जलवायु के अंतर्गत आता है और राजस्थान में जलवायु नहीं पाई जाती। अगली आती है हमारे कौन सी? उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु की बात करें जिसे DA-W कहते हैं।
बात करें इसकी विशेषता की, जहाँ हमारा तापीय दक्षता का सूचकांक 128 से अधिक और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 16 से 31 के बीच में होता है और शीतकाल में वर्षा की कमी होती है, वो हमारे कौन सा DA-W होता है, मतलब उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्या? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करते हैं, ये जलवायु हमारी स्टेपी वनस्पति के लिए खास है। किसके लिए? स्टेपी जल वनस्पति के लिए खास है। वितरण की बात करते हैं, इसका विस्तार गुजरात और राजस्थान में है। हमारे क्या? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु का विस्तार हमारे कहाँ? गुजरात और राजस्थान में है। अगली हमारी जलवायु क्षेत्र आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु या फिर अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, जिसे DB-D कहते हैं। विशेषता की बात करें तो जहां हमारे तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 के बीच में और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 16 से 31 के बीच में पाया जाता है, जहां प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी होती है। जहां क्या होता है? प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी होती है। ये हमारे समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु या अर्ध मरुस्थलीय जलवायु होती है। वनस्पति की बात करें तो ये जलवायु स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त होती है। ये जलवायु हमारे क्या? स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त होती है। वितरण की बात करते हैं, ये जलवायु हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला जलवायु प्रदेश आता है हमारा कौन सा? समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु है या अर्ध शुष्क जलवायु इसके अंदर आती है। बात करें क्षेत्र की तो विशेषता की बात करें इसकी, तापीय दक्षता सूचकांक जिसका 64 से 127 और वर्षा प्रभाविता सूचकांक 16 से 31 के बीच में पाया जाता है। क्या? तापीय दक्षता सूचकांक तो 64 से 127 और वर्षा प्रभाविता सूचकांक 16 से 31 के बीच में पाया जाता है। बात करें यहाँ की तो शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव होती है। यहाँ हमारे क्या? शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव होती है। वितरण की बात करें तो पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में प्रायद्वीपीय वृष्टि छाया क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है। 10वां आता है हमारा टेगा। कौन सी? टेगा जलवायु की बात करें जिसे डी डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डी डैश कहते हैं। विशेषता की बात करें तो यह हमारे टेगा जलवायु के समान है। कैसी जो है? टेगा जलवायु के समान है, जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 16 से 31 के बीच में पाया जाता है। टेगा जलवायु में हमारे तापीय दक्षता सूचकांक कितना? 16 से 31 के बीच में पाया जाता है। वितरण की बात करें तो इसका विस्तार हमारे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर आता है हमारा कौन सा? 11वां शीत ऋतु, शीत जलवायु क्षेत्र जिसे ई से डिनोट करते हैं। वितरण की बात करते हैं, ये जलवायु केवल लद्दाख में मिलती है, मतलब ठंडे मरुस्थल में मिलती है। बात करें अगला आता है हमारा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु की बात करें जिसे EA-D कहते हैं। क्या कहते हैं? EA-D कहते हैं। विशेषता की बात करें तो यह जहां हमारे तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या अधिक होता है, किंतु वृष्टि दक्षता का सूचकांक 16 से भी कम हो। यहाँ हमारे क्या? प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी महसूस की जाती है। हर मौसम में यहाँ वर्षा कम होती है। वनस्पति की बात करें तो मरुद्भिद वनस्पति यहाँ विकसित होती है और ये जलवायु हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। कहाँ? राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। अब हम देखेंगे स्टाम्प के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण। क्या? स्टाम्प के अनुसार भारत की जलवायु का वर्गीकरण देखें तो LD स्टाम्प के ने पूरे के पूरे भारत को जनवरी माह की 18 डिग्री समताप रेखा के आधार पे 2 भागों में बाँटा है। किसने? LD स्टाम्प ने क्या किया? हमारा 18 डिग्री समताप रेखा के आधार पे जनवरी महीने की जो भारत है, तो भारत को 2 भागों में बाँटा है। एक तो भाग कौन-सा? शीतोष्ण कटिबंधीय भारत और दूसरा उष्ण कटिबंधीय भारत है। पहला तो शीतोष्ण कटिबंधीय भारत, दूसरा उष्ण कटिबंधीय भारत। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की बात करें तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा के उत्तर वाला भाग है। इसके 18 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा के उत्तर वाला भाग है। इसके हमारे 5 उपभाग किए हैं। तो इसे हमारे वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पे क्या? वर्षा की मात्रा और तापमान के आधार पे 5 उपभागों में बाँटा है। कौन-कौन से? पहला हमारा हिमालय क्षेत्र मतलब द हिमालयन रीजन, दूसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब द नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन, तीसरा शुष्क निचला मैदान मतलब द एरिड लॉवलैंड, चौथा था हमारा कौन सा? मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र मतलब द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, पांचवा हमारा क्या? संक्रमण क्षेत्र है, द ट्रांजिशनल जोन। तो बात करें इसकी तो 5 भागों में बांटा किसे? शीतोष्ण कटिबंधीय भारत को। दूसरा आता है हमारा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय भारत। उष्ण कटिबंधीय भारत की बात करें तो ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा के दक्षिण वाला क्षेत्र है और इसे कितने? 6 भागों में बांटा है। कितने? 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र आता है हमारा कौन सा? द रीजन ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल मतलब बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। दूसरा आता है हमारा द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल भारी वर्षा वाला क्षेत्र। तीसरा आता था रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल मतलब मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। चौथा आता हमारा कौन सा? द कोकन कोस्ट मतलब कोकण तट। पाँचवाँ आता हमारा था मालाबार कोस्ट मतलब मालाबार तट, छठा हमारा कौन सा? तमिलनाडु तट। तो इस तरह हमने देखा, तो पहले वाले को तो हमने 5 भाग किए, दूसरे के 6 भाग किए। तो हमारा क्या? एल.डी. स्टाम्प के द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण है। चित्र में भी आप इसको देख सकते हो। ये हमने क्या चित्र भी साथ में लगाया है।
तो स्क्रीन को होके आप इसे देख सकते हो। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने भारत की जलवायु के बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।